हाय गाइस, दिस इज सी एस प्रिया पाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल और आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही हो। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ यू कैन क्लियर एनी पेपर ऑफ एनी एग्ज़ाम्स। वेदर आप कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या आप 12th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या 10th बोर्ड के लिए कर रहे हो। आपका पासिंग मार्क्स 36 है, 40 है, 50 है। So this video is about how you can secure at least minimum marks। मतलब इस तरीके से आप कम से कम पास तो डेफिनेटली हो जाओगे। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन सिक्योर 90 और 80, बट एट लीस्ट आप किस तरीके से 40-50 ला सकते हो ईजिली। सो ये टिप्स बहुत ज़्यादा सिंपल टिप्स हैं, बट हम काफ़ी बारी इन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि हमें तो मेन पढ़ के जाना है और उसी से हम पास हो जाएंगे। अगर वो कर लिया है तो ही पास हो पाएंगे। ऑब्वियसली वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट बहुत बारी हम बोलते हैं हमने सब पढ़ के गया था बट फिर भी मैं पास नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। सो ये वो सारी टिप्स हैं जिन्हें मैंने तो एटलीस्ट फॉलो किया है अपने सीएस की प्रिपरेशन में, अपने एलएलबी की प्रिपरेशन में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर 1 इज हमेशा ध्यान देना है कि आपकी राइटिंग एटलीस्ट क्लियर, नीटली विजिबल होनी चाहिए। काफ़ी बारी ऐसा होता है कि हमें अच्छे से आता है, हमने सब लिखा है बट मार्क्स नहीं आए, पता नहीं क्यों। क्योंकि आपकी राइटिंग रीडेबल नहीं है। भले कितने लोगों की राइटिंग ख़राब होती है बट आप उसको पढ़ पाते हो। कितने लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन इतना चिपका के और खिचड़ी करके लिखते हैं कि पढ़ ही नहीं पाता है चेकर। आप जस्ट इमेजिन करो, चेकर को 200-300 कॉपीज चेक करनी है, उसमें अगर उसे किसी की राइटिंग को पढ़ने में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो उसका माइंड कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आई नो कि ये उनका जॉब ही है कि उन्हें पढ़ना ही है, बट मैं अगर खुद चेक करूँगी तो मेरे सामने अगर किसी की कॉपी ऐसी आई जिसने बहुत नीटली लिखा है तो मेरा ही दिल पहले तो खुश हो जाएगा कि भाई चलो, मुझे पढ़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, प्लस मैं उसका आंसर पढ़ने की थोड़ा सा एफर्ट डालूंगी। बट यही 100 कॉपीज चेक करने के बाद किसी ऐसे की आई है जिसमें मुझे ए आ द दा क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा है, तो जस्ट इमेजिन माई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो नंबर 1 इज हमेशा नीट एंड क्लीन आपकी राइटिंग होनी चाहिए, जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। फटाफट 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 लिखते हैं और ध्यान ही नहीं देते हैं, और जब हो जाता है लिख के तब लगता है ओ गॉड, मैंने ये क्या मेस क्रिएट किया है। सो नीट एंड क्लीन इज द नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 जो है वो आपको ये ध्यान देना है कि आपका आंसर आप पॉइंट वाइज लिखो। काफ़ी बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका सवाल आता है कि मैम हम पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ में लिखें, पॉइंट वाइज में आंसर्स तो मिलेगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि हमने कुछ भी लिख दिया है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे मोस्ट ऑफ द आपके जो भी आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। पॉइंट वाइज लिखने में एक ये हो जाता है कि रीडेबल हो जाता है, लेंथ दिखने लग जाती है और वो प्रेजेंटेबल भी दिखता है। तो यू कैन वेरी वेल गो फॉर पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना। अगर कोई ऐसा आंसर है जहाँ पे आपको पैराग्राफ में लिखना है या फिर कोई डिफरेंट फॉर्म में है, जैसे केस स्टडी फॉर्मेट में है, तो आप उसको केस स्टडी फॉर्मेट में लिखें कि फैक्ट ऑफ द केस क्या है, व्हाट इज द प्रोविजन एंड देन व्हाट इज द कंक्लूजन। सो यू कैन वेरी वेल गो फॉर द पॉइंट वाइज। थर्ड पॉइंट ये है कि प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना है। काफ़ी बारी ये मिस्टेक हम करते हैं और ज़्यादातर ये मिस्टेक लड़के करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, बट ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ता है। मैंने खुद ने सीएस के एग्ज़ाम्स में फाइनल में डायग्राम्स बनाए हैं। आपको डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट, टी डायग्राम, कोई भी चीज़ आती है। अगर कोई भी ऐसा आंसर है जहाँ पे अगर आपको पूछा गया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस, टेल मी द इम्पोर्टेंस एंड डिसएडवांटेजेस, आप उसको ईजिली डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप बुलेट पॉइंट्स जो लिखोगे उसको डायग्राम में लिख दीजिए और फिर उन्हें एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए। उस तरीके से लेंथ भी हो जाती है, उस तरीके से प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है। और जस्ट इमेजिन 200 लोगों ने एक ही तरीके से आंसर लिखा है और फिर कोई एक सुनहरा बच्चा आया और उसका आंसर इस तरीके से लिखा है, डेफिनेटली कुछ अलग इम्पैक्ट होता है। आप जस्ट इमेजिन करो ना, बहुत सारे लोग सेम तरीके से और किसी ने अलग पहना तो आपको उसके ऊपर ध्यान जाता है।
तो उसी तरीके से आपकी आंसर शीट भी रोल प्ले करती है। अगर आपने उस तरीके से लिखा है तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा अप्सरा पेंसिल के मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो डायग्राम में, फ्लो चार्ट में डेफिनेटली जाइए और ये मत सोचिए कि हम प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हैं भाई, ये सब की क्या ज़रूरत है, ये चाइल्डिश है। इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ चाइल्डिश। मैंने खुद ने किया और मुझे मार्क्स मिले हैं उसमें। इनफैक्ट मुझे 60+ मार्क्स मिले हैं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट बट अंदर के कंटेंट से भी। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर पाई चार्ट्स या फिर किसी भी तरीके के डायग्राम्स में जहाँ तक आप जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ये ध्यान देना है कि आप इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को और केस लॉस को कोट करें। अगर आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं जैसे CA, CS, LLB, CMA, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भले हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट है कि मैम हम क्या सारे सेक्शंस याद करें, तो सारे सेक्शंस को याद करना ज़रूरी नहीं है। आप गिन चुन के कुछ 10-20 ऐसे सेक्शंस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिन सेक्शंस को आप ऑलमोस्ट पूरे पेपर में यूज़ कर सकते हो, उन्हें डेफिनेटली याद कीजिए। केस लॉस को आप याद कीजिए क्योंकि ये एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव देता है। आप बस इस चीज़ को सुनिए। कोई भी, बहुत सारी ऐसे बच्चों के साथ में होता है, वो क्लास में हमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं बट फिर न्यूज़ आती है कि वो फेल हो गए, उनका क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी स्मार्टनेस पेपर में नहीं उतर पाती है। बहुत सारी बातें, चीज़ें बोलते हैं, वो हम बोलने से अच्छे से कन्वे कर पाते हैं, लेकिन जब पेपर पे लिखना होता है तो वो हम कन्वे नहीं कर पाते हैं। और वही तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरव्यूज तो क्वालिफाई होने के बाद होते हैं। तो आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको अपनी स्मार्टनेस आपके पेपर में दिखानी है, और वो सिर्फ आप अपने राइटिंग के थ्रू, आप जिस तरीके से उन्हें प्रूव कर पा रहे हो कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, उसी तरीके से आप मार्क्स गेन कर पाओगे। तो आपको केस लॉ, सेक्शन और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के केस लॉस को कोट कीजिए। अगर आप कोई एग्जाम्पल भी दे रहे हो तो ए ने ऐसा किया, बी ने ऐसा किया, ऐसे मत दो। आप लाइव एग्जाम्पल्स दो। अगर आप मर्जर एक्विजिशन का दे रहे हो तो आप वोडाफोन आइडिया का लाइव एग्जाम्पल्स दीजिए। उससे उन्हें ये लगेगा कि बच्चे का थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकल वर्ल्ड का भी नॉलेज है। उस तरीके से आपकी एक अलग ही इमेज बनेगी चेकर के माइंड में। लास्ट पॉइंट ये है कि 100 मार्क्स का पेपर आपको कंप्लीट करना है किसी भी कीमत में। बहुत बारी बच्चे 70% का मार्क्स, 60% का मार्क्स का पेपर लिख के आ जाते हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए 100 मार्क्स का लिखने के बाद भी 20-30 मार्क्स तो ऐसे ही कट जाते हैं, क्योंकि हमें आउट ऑफ मार्क्स तो नहीं मिलते हैं। तो अगर आपने उसमें 60 या 70 लिखा है तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि आपकी स्पीड इतनी रहे कि आपका पेपर कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो खतरे की बात है। तो स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखिए। इसके अलावा कुछ छोटी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल भी मत भूलना आप। जैसे कि आप किसी भी सीक्वेंस में आंसर लिख सकते हैं। बहुत बारी बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें सेम ही सीक्वेंस में लिखना है क्या, नंबर 1 2 3 4। नहीं, क्वेश्चन नंबर आपको अगर 5th पहले आता है तो आप 5th पहले लिख सकते हैं, फर्स्ट पहले आता है तो आप फर्स्ट लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप क्वेश्चन नंबर राइट कोट करें। काफ़ी बारी हम आंसर 5th लिख रहे होते हैं लेकिन पहले अपीयर कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। ये गलती हरगिज़ भी मत करना, वरना पूरे के पूरे मार्क्स आपके कट जाएंगे। ये गलती हरगिज़ मत करना। इसी रीजंस की वजह से बहुत सारे बच्चे सीक्वेंस में लिखते हैं। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन पहले अच्छे से आता है तो आप उसको आराम से पहले लिखिए, क्योंकि उस हिसाब से चेकर को आप एक अच्छी स्टार्ट दे रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से चेक करें, हाँ राइट राइट राइट। अगर आपका स्टार्टिंग का ही आंसर गलत निकल गया तो उनका माइंड थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आपके बारे में तुरंत उनके माइंड में परसेप्शन आ जाएगा कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है और इसने ऐसे ही ठोका है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप सही तरीके से क्वेश्चन नंबर कोट करें। जहाँ पॉसिबल हो जाए, जहाँ पे आपने मेहनत की है कि सेक्शन याद आया भाई, आपको केस लॉ याद है, तो उसे हाईलाइट कर दीजिए, उसे दिखाइए चेकर को कि देखो भाई मैंने लिखा है ये। क्योंकि इतने सारे शीट में उनका अगर वहाँ ध्यान नहीं गया तो आपको उनका ध्यान लाना है। लास्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ब्लैक इंक पेन से आंसर लिखें, क्योंकि वो एक तरीके का नीटनेस दिखाता है। और काफ़ी बारी ऐसा होता है कि
हमारा पेपर चेक स्कैन होता है, तो उस हिसाब से अगर ब्लैक में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, सेफ़र साइड पे हम आ जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ब्लू पे नहीं लिख सकते। इनफैक्ट ये इंस्टीट्यूट तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस में स्पेसिफिकली बोलते हैं कि आपको ब्लैक पेन इंक से ही लिखना है। सो मैं भी वही प्रेफर करती हूँ कि आप उस तरीके से जाइए। बस मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी इनफ है। अगर आप इतनी भी चीज़ें फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी, आप पास डेफिनेटली हो जाओगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक मार्क से बच्चे फेल हो जाते हैं, एग्रीगेट में बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना है। एग्ज़ाम्स में जब आप पेपर लिख रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेपर लिखिए, और अपने साथ डेफिनेटली वॉच को, घड़ी को कैरी कीजिए, क्योंकि समय का ध्यान नहीं होता है हमें और फिर पेपर छूट जाता है। अपनी घड़ी को 10 मिनट 20 मिनट आगे कर दीजिए और फिर अपना आंसर लिखना चालू कीजिए, सो दैट आपके पास लास्ट में टाइम रहे। जब लास्ट में टाइम हो गया है, एक बार वापस से चेक कीजिए कि आपने सही क्वेश्चन नंबर डाला है या नहीं डाला है हर आंसर्स के सामने, और फिर टिक कर दीजिए कि आपने सारे क्वेश्चंस को अपीयर किया है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और मतलब हमने लिख दिया, दे दिया, फिर पता चलता है अरे नेक्स्ट पेज पे तो क्वेश्चन था और वो मैंने अटेंड ही नहीं किया। ये मिस्टेक मेरी बहन ने किया था उसके सीए के एग्ज़ाम्स में। तो आप ध्यान दीजिए कि आप ऐसी सिली मिस्टेक्स ना कीजिए जिसकी वजह से आपके मार्क्स खो जाएंगे। अगर आप इतना भी ध्यान देते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है कि आप पास ना हो, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।